बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। हुकूमती इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अब आवाज उठाना शुरू कर दी और वो भी ये कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में ज्यादतियां की जा रही हैं। देखें, वो चीजों को रिकॉर्ड पे रखना चाहते हैं। मैंने इससे पहले आपको दिखाया था और ये आप दोबारा देख लीजिए तस्वीर। ये जब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN को कितनी आजादी थी। आप जरा इसको देख लीजिए। कुछ टाउट्स बैठे हुए हैं टीवी चैनल्स के ऊपर और वो इमरान खान साहब के बोगस में मुब्तला कुछ सहाफी भी हैं। वो बेचारे ये कहते रहते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में इमरान खान साहब को फ्री हैंड था और पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो बंधे हुए थे, तो वही कुछ आज हो रहा है, कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। वो इस तरह के आपको कहानियां और ऐसे चूरन आपको बेचते हैं। लेकिन हकायक ये है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में लगभग सारे जिमनी इलेक्शन इमरान खान साहब हार गए थे। अगर वो अपनी ताकत इस्तेमाल करते या हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करते या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर दो नंबरी करते तो इमरान खान साहब वो जिमनी इलेक्शन जीत सकते थे। लेकिन इमरान खान साहब ने जिमनी इंतखाबात पे असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की, ना ही वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के जो इंतखाबात हैं उसके ऊपर असरअंदाज हुए। नॉर्मली वहां पे हुकूमतें जीत जाती हैं, लेकिन अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बेजा मुदाखलत की वजह से इस इलेक्शन में सूरत-ए-हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये गिलगित बल्तिस्तान में जब पिछली मरतबा इलेक्शन हुए इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो मरियम नवाज और बिलावल देखें कैसे खुले फिर रहे थे। वहां पे फैंसी ड्रेस शो चल रहा था, फुल एंजॉयमेंट चल रही थी, पूरा प्रोटोकॉल मिल रहा था। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है, ये जो सहाफी, दानिश्वर या टाउट्स, ये जो लोग भी इसको एक साथ दिखाने की कोशिश करते हैं ना कि जनाब जो पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ हुआ वही आज PTI के साथ हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में या कश्मीर के इलेक्शन में, ये आपको धोखा दे रहे हैं और ये मुनाफकत कर रहे हैं। ऐसा नहीं था। कम से कम कैंपेन करने की इजाजत थी, जाने आने की इजाजत थी, रास्ते खुले हुए थे, वो अपनी तकरीर कर सकते थे, अपने झंडे उठा सकते थे, वो अपना काम कर सकते थे। जो उनकी पॉलिटिक्स है उन्होंने अपने मुताबिक की। लेकिन इमरान खान साहब की पार्टी को उन सारी चीजों की भी इजाजत नहीं है। मैं फिर आपको याद दिलाऊं कि इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में तमाम जिमनी इंतखाबात हार रहे थे और वो अगर असरअंदाज होते तो उन जिमनी इंतखाबात को जीतना किसी भी हुकूमत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। आजकल आप देख भी रहे हैं कि इंतहाई गैर मकबूल होने के बावजूद मौजूदा हुक्मरान अपने जिमनी इंतखाबात में कैसे फार्म 47 हासिल कर लेते हैं। अब पीपल्स पार्टी भी बोलना शुरू हो गई। उन्होंने कहा जी जो पंजाब पुलिस तैनात की गई है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, इससे मकामी लोगों को तहफुजात है। वो ये सोचने पे मजबूर है कि हमारे साथ ज्यादती क्यों हो रही है और हमारा हक क्यों छीना जा रहा है। लोग सवालात उठा रहे हैं। फिर वफाकी वुज़रा, MNA, सेनेटर वो वहां कैंपेन चला रहे हैं, वहां पे NOC जारी किए जा रहे हैं, जो एडिशनल ROs हैं वो तब्दील किए जा रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बावजूद वोटर लिस्टें तब्दील की जा रही हैं। नदीम अफजल चंद साहब ने भी इसके बारे में बातें की और लोग भी कर रहे हैं अब कि वोटर लिस्टें तो तब्दील होती नहीं है इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद, लेकिन इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बावजूद वोटर लिस्टें तब्दील कर दी गई। और सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं? तो आज जो पूरे पाकिस्तान में आप जिससे मर्जी पूछ लें, गिलगित बल्तिस्तान में इस मरतबा होने वाले इंतखाबात फ्री एंड फेयर नहीं है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने दो जमातों के लिए ग्राउंड बनाई है, नवाज शरीफ और जरदारी। इन दोनों की पार्टियों को मौका दिया इलेक्शन लड़ने का और इनके बीच में ही वो हुकूमत की बंदरबांट करने वाले हैं। आखिरी जो रुकावट है इनके रास्ते में वो वोटर है, अवाम है। उस रुकावट को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतखाबी निशान तक बार बार तब्दील किए जा रहे हैं। यहाँ पे एक उम्मीदवार है और उन्होंने वो बेचारे बता रहे हैं जिला गदर से, वो ये बताते हैं नवाज खान नाजी, वो ये कहते हैं जनाब के पहले एक निशान दिया फिर दूसरा निशान। इस तरह की शिकायतें आ रही हैं और भी लोग बेचारे करते रहते हैं ऐसी शिकायतें। इससे मिलती जुलती बहुत शिकायतें इलेक्शन कमीशन की जानिब से आ रही है। तो जनाब वो कहते हैं पहले एक इंतखाबी निशान दिया फिर तब्दील कर दिया, अब दोबारा तब्दील कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल इलेक्शन सर पे है। एक उम्मीदवार को वो इतने लंबे चौड़े दूर दराज के इलाके हैं वहां पे जाकर एक लोगों को बताना कि ये मेरा निशान है, वहां से आप अगले इलाके में चले जाते हैं। अब आप वापस जाके बार बार तो नहीं बता सकते ये मेरा निशान है। वो गरीब लोग हैं, वहां पे कंपेन भी वैसे नहीं होती, तो लोग गलत निशान के ऊपर अपना ठप्पा लगा देंगे तो वो तो एक गलती हो जाएगी। बहरहाल इस किस्म की चीजें वहां पे बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दी गई हैं और ये तस्वीरें आप देखते रहे और याद रखें कि इमरान खान साहब के दौर में खुली आजादी थी बिलावल को और मरियम को, और इन्होंने शानदार कैंपेन की थी पूरे प्रोटोकॉल के साथ।
कैप्टन सफदर पता नहीं किसकी तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जाते तो वो नून लीग के जलसों में हैं, लेकिन बदवाएं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग को देते हैं। कैप्टन सफदर ने अभी एक जलसे में बदवा दी, उन्होंने कहा जी कि या अल्लाह जो लोग अवाम का पैसा खाते हैं उनको इस दुनिया में भी जलील कर और आखिरत में भी उनकी नस्लों को तबाह कर दे जो हमारी नस्लों को आगे नहीं बढ़ने देते। आमीन। मैं भी आमीन कहूंगा और मेरी पूरे पाकिस्तानियों से सबसे अपील है कि आप भी कैप्टन सफदर की इस दुआ के ऊपर आमीन कहें। बल्कि मैं ये चाहूंगा कि कैप्टन सफदर एक दिन जब बैठे हो ना रायवंड में, या कभी जहां पे जरदारी और नवाज शरीफ इकट्ठे बैठे हो, वो वहां पे ये वाली दुआ करें और वहां पे ये कहे कि या अल्लाह जिसने कौम का पैसा खाया वो तबाह बर्बाद हो जाए। फिर देखें कैप्टन सफदर को वहां पे कितने मिनट बैठने देते हैं। एक दफा वहां पे ये दुआ करें कि या अल्लाह उनकी नस्लें तबाह कर दें जो पाकिस्तानियों की नस्लों को आगे नहीं बढ़ने देती। फिर देखें कैप्टन सफदर को कैसे वो मीटिंग में से उठाते हैं। अव्वल तो मीटिंग में बैठाएंगे ही नहीं, इतनी औकात ही नहीं उन्होंने बनने दी कैप्टन सफदर की, लेकिन जो उनके साथ होगा वो भी अच्छी तरह जानते हैं। तो कैप्टन सफदर साहब अपने अंदर की भड़ास, अपने अंदर का गुस्सा वो कभी ना कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो निकालते रहते हैं और वो नाम लिए बगैर सच बोलते हैं जो जाकर बहुत दूर तक हिट होता है। देखिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर लोग कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, नवाज शरीफ भी ये कहते हैं, बाकी लोग भी ये कहते हैं कि क्या किया। गिलगित बल्तिस्तान की बात कर लेते हैं, 1-1.5 साल उन्हें वहां पे हुकूमत मिली है, लगभग 1.5 साल के आसपास का टाइम मिला, क्योंकि इसका इलेक्शन बाद में हुआ था, कोरोना वायरस गुजर गया, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ। जब जीबी में इलेक्शन हुआ उसके बाद तो इमरान खान साहब 1-1.5 साल भी नहीं रहे, बहुत थोड़ा सा टाइम उनको मिला वहां पे। उसके बाद एक ऐसा वक्त शुरू हो गया जिसमें कोई काम ही नहीं हो पा रहा था, पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ हो गई थी, फंड रोक दिए गए थे, वजीर आला को, वहां का जो वजीर आला था खालिद खुर्शीद, उसको दीवार के साथ लगाया जा रहा था। लेकिन जब तक इमरान खान साहब थे उनको थोड़ा सा वक्त मिला तो उसमें उन्होंने स्कर्दू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए खुलवाया, उसको अपग्रेड किया, फिर स्कर्दू और गिलगित को सियाहत का मरकज बनाया और सरमायाकारी वहां पे मुतारफ करवाई इमरान खान साहब ने। ये मुजम्मल असलम साहब बता रहे हैं। फिर कहते हैं बिलियन ट्री सुनामी का मरकज और माहौलियात पर वहां बहुत काम किया इमरान खान साहब के दौर में। फिर वहां पे सेहत कार्ड दिया गया जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, इमरान खान साहब की। फिर बादशाह डैम पर तेजी से काम किया गया और लोगों को लैंड सेटलमेंट की अदायगियां भी की गई, और ये काम रिजीम चेंज ऑपरेशन यानी इमरान खान साहब जब तक हुकूमत में थे तब तक इमरान खान साहब ने किए। अब उसके बाद से लोग पता कर लेना कि मार्च 2022 के बाद से लेकर अब तक गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को क्या मिला। मुझे नहीं लगता कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कुछ मिला। हाँ, उससे पहले भी कुछ प्रोजेक्ट हो सकते हैं, लेकिन रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से अब तक कोई तरक्की पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई, कोई मंसूबा पाकिस्तान के अंदर नहीं बना, बिल्कुल जीरो कारकर्दगी है इनकी रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक। यही शिकवा जो है वो हमारे जो लोग महरूम है, जिन इलाकों में महरूमियां ज्यादा है वहां ये शिकवे ज्यादा किए जाते हैं, जैसे कि आजाद कश्मीर। अब आजाद कश्मीर के अंदर नाज़रीन शेड्यूल आ गया है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का, ये शेड्यूल मैं आपके सामने रख देता हूं और ये मैप भी है मेरे पास, ये नक्शा है पूरे आजाद कश्मीर का, ये ग्रीन कलर का। इसके उस तरफ जो है वो मकबूजा कश्मीर है और इस तरफ जो है वो पाकिस्तान आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे इस्लामाबाद लिखा हुआ है, और जहां श्रीनगर लिखा हुआ है वहां मकबूजा कश्मीर है। तो ये थोड़ा सा हिस्सा आजाद कश्मीर का हमारे पास मौजूद है और एक बारीक पट्टी है ये सिर्फ। तो इतना ही हम ले पाए इतने सालों में। तो अब यहां पे आप नक्शा देखें तो नीचे से ऊपर की तरफ आप जाएं तो नीचे भिम्बर है, उसके बाद मीरपुर है, फिर ऊपर कोटली आ जाता है, कोटली के बाद आप मजीद ऊपर जाएं तो रावलाकोट, बाग और फिर मुजफ्फराबाद। तो इसी नक्शे के हिसाब से मैप बनाया गया है अवामी एहतजाज का, लॉन्ग मार्च का, जो 9 जून को होने जा रहा है, उसका शेड्यूल जारी किया गया। 9 जून को भिम्बर और मीरपुर से लॉन्ग मार्च का आगाज होगा, काफले कोटली पहुंचेंगे और काफी लेट पहुंचेंगे और वहां पे फिर उनका पड़ाव होगा। 10 जून को पूरा कोटली का जो जिला है, मीरपुर डिवीजन रावलाकोट की तरफ आएंगे। ये सारे नीचे से जो बढ़ते हुए आ रहे हैं ये इकट्ठे होंगे, यहां से मजीद लोग शामिल होंगे और ये रावलाकोट की तरफ आएंगे। फिर पुंछ डिवीजन, हमारे पुंछ डिवीजन के काफले बाग और हल्का मुजाहिदाबाद को छोड़कर रास्ते में मिलेंगे, यानी वो यहां पे आके शामिल हो जाएंगे। फिर रावलाकोट आबद, यहां पे वो ये बताते हैं, ये सरदार उमर नजीर साहब ने जारी की है ये इंफॉर्मेशन। वो कहते हैं पूरा पुंछ डिवीजन के तमाम काफले रावलाकोट पहुंचेंगे और रावलाकोट में ये सारा का सारा मजमा इकट्ठा हो जाएगा। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है उसके लोग आकर इकट्ठे हो जाएंगे रावलाकोट में, और रावलाकोट से मीरपुर डिवीजन, पुंछ डिवीजन, ये सारे इकट्ठे होकर आगे का रुख करेंगे और एक साथ मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ेंगे। बाकी एरिया से जो काफले हैं वो भी आएंगे। तो ये एक मोटी मोटी हिकमत अमली है जो आजाद कश्मीर में होने जा रही है। और मसला सबसे मेन यही है कि आजाद कश्मीर के लोगों को ये लगता है
کہ ان کا حق مارا جاتا ہے، ہر مرتبہ ان کے اوپر کٹ پتلی حکومت مسلط کی جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ 12 سیٹیں آزاد کشمیر سے باہر پاکستان میں رکھ دی گئی ہیں، مہاجرین کے نام پہ ان سیٹوں پہ الیکشن کروایا جاتا ہے اور ان سیٹوں پہ اپنے من پسند کٹ پتلیاں بٹھا دی جاتی ہیں، ان کٹ پتلیوں کے ذریعے سے آزاد کشمیر کی حکومت بنائی جاتی ہے۔ یعنی 12 سیٹیں باہر سے آ جائیں نا تو 20% سے 25% کام ہو جاتا ہے، باقی اگر آپ 75% ہار بھی جائیں آزاد کشمیر میں تو آپ 25% سیٹیں لے کر بھی حکومت بنانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ موٹی موٹی بات یہ ہے، تو باہر سے سیٹیں لی جاتی ہیں، اندر سے دھاندلی کی جاتی ہے اور 2 نمبری کر کے ہمیشہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس قابل ہوتی ہے کہ اپنی حکومت بنا لے۔ اب آزاد کشمیر کے لوگ اس بات سے ناراض ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی اگر آزاد کشمیر کے اندر حکومت بننی ہے اور آزاد کشمیر کے حوالے سے فیصلے ہونے ہیں تو وہ فیصلے صرف اور صرف آزاد کشمیر کے شہری کریں گے۔ ہاں اگر آپ نے کوئی سمبولیکلی کوئی سیٹیں رکھنی ہیں تو آپ الیکشن لڑوائیں، سیٹیں بنائیں، لیکن آزاد کشمیر کی حکومت بننے میں یا گرنے میں ان باہر والوں کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں وہ آپ مقبوضہ کشمیر کے کھاتے میں بنا رہے ہیں نا، تو وہ فارن پالیسی کے اوپر بات کریں، وہ انسانی حقوق کے اوپر بات کریں، ان کو وزارتیں بھی اسی نوعیت کی دی جائیں، لیکن باہر سے ایک بندہ لا کر بٹھایا جاتا ہے اور وہ آزاد کشمیر میں پانی کے معاملات، بجلی کے معاملات پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ آ کر معدنیات کے معاملات پہ بیٹھ جاتا ہے، وسائل کے معاملات پہ بیٹھ جاتا ہے، داخلہ اور خارجہ کے معاملات کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ باہر سے آیا، اس کا کیا تعلق ہے آزاد کشمیر کے ساتھ؟ تو یہ زور زبردستی کی جاتی ہے جس کے خلاف آزاد کشمیر کے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں۔ سب سے مین بات ہے کہ وہ کہتے ہیں ان 12 سیٹوں کو ختم کر دیں یا کم سے کم ہمیں یہ کمٹمنٹ دیں کہ یہ 12 لوگوں کا آزاد کشمیر کی حکومت بنانے میں یا گرانے میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ آزاد کشمیر کے لوگ اپنی حکومت کا فیصلہ خود کریں گے جیسے جمہوریت میں ہوتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کا جو ہے وہ بجٹ تیار ہو رہا ہے اور اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں۔ آج میں بات کرتا ہوں تھوڑا آئی ٹی کے بارے میں اور سوشل میڈیا کے بارے میں۔ یہاں پہ بھی ٹیکسز لگانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اور اس میں جو کرپٹو ٹریڈنگ ہے اس کے اوپر 15 سے 30% تک کیپٹل گین ٹیکس عائد ہونے کا امکان ہے۔ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ ٹیکس لگائیں گے اس کی آمدن کے اوپر اور ٹیکس کو بہت بڑھائیں گے، مجھے پتا ہے ان کو یہ کرنا پڑے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آئی ٹی کے اوپر یہ ٹیکسز بڑھانے جا رہے ہیں۔ آئی ٹی کا شعبہ پاکستان کا پہلے ہی زوال کا شکار ہے۔ انڈیا جو ہے وہ سینکڑوں ارب کماتا ہے، ڈالرز میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، وہ اتنا پیسہ کماتا ہے آئی ٹی کے شعبے میں، پوری دنیا سے وہ مال لپیٹ کے لے جاتا ہے۔ پاکستان نہیں کر پاتا، بدقسمتی ہے پاکستان کی۔ اور پاکستان اگر تھوڑا بہت کر رہا ہے تو اب یہ بہت بڑے بڑے ٹیکسز لگا کے پاکستان کو اس شعبے میں پیچھے دھکیلنے والے ہیں۔ لیکن لوگ کریں گے کیا؟ آئی ٹی والے لڑکے آج کل کیا کرتے ہیں؟ جتنے لڑکے لڑکیاں آئی ٹی میں کام کر رہے ہیں وہ بڑے آرام سے پاکستان سے باہر کسی ایسے ملک میں اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں جہاں پہ ٹیکسز کم ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ پاکستان کے اندر بڑے انسین قسم کے عجیب و غریب بہت ہیوج قسم کے آپ ٹیکسز لگا دیں گے تو پاکستان میں تو نوجوان اس وقت رہنا بھی نہیں چاہتے، جو آپ نے پاکستان کی حالت کر دی ہے۔ امن و امان وہاں پہ نہیں ہے، سہولیات وہاں پہ نہیں ہے، بنیادی انسانی حقوق وہاں پہ نہیں ہے، پھر لوگوں کو آپ نے ڈرایا اور دھمکایا ہوا ہے، ایک جیل کے اندر لگ بھگ آپ نے کنورٹ کر دیا ایک کنٹری کو، تو نوجوان پاکستان میں رہنا نہیں چاہتا، اسے گھبراہٹ ہوتی ہے پاکستان میں۔ تو اب ان کے پاس بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آن لائن بینک اکاؤنٹس بن جاتے ہیں پوری دنیا میں، آپ امریکہ میں بنا لیں، یورپ میں بنا لیں، گلف میں بنا لیں، اور بہت سارے اور ایسے ہیونز ہیں، ایسی جگہ جہاں پہ نوجوان بڑے آرام سے اپنے اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں آن لائن۔ اب ان کی پیمنٹ ان اکاؤنٹوں میں آتی ہے بجائے اس کے کہ وہ پیمنٹ پاکستان میں آئے۔ پاکستان میں بھی وہ کام کرتے ہیں تو وی پی این لگا کے کام کرتے ہیں، یہاں تو انٹرنیٹ کی فیسلٹی بھی ان کو بیچاروں کو بڑی مشکل سے ملتی ہے، تو وہ جتنی ان کی انکم ہوتی ہے بجائے کہ